इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हमेशा कोशिश की है कि अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। अब अवामी जहदकार और एमवा के कौमी सदर सहाफ़ी जनाब शमशाद खादरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं जो हमेशा अवामी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खादरी साहब। खादरी साहब सवाल खादरी साहब, आप कैसे हैं? आपकी मिजाज कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जी, तो आज हमारे मसाइल में खादरी साहब हम बात करेंगे अक़लियती फ़ाइनेंस कमीशन की, कॉरपोरेशन की, जो स्कीम का ऐलान कर चुकी है कि 1 लाख रुपए बिला वापसी रकम सब्सिडी रकम लोन के तौर पर दी जाएगी। अब लोन जो नाकाबिले वापसी है, तो इसमें कई तब्दीलियां की गई, कई मरतबा इसको इस स्कीम की शक्ल बदली गई, फिर उसे नई शक्ल दी गई, फिर उसके बाद उसे कैंसिल नहीं किया गया बल्कि उसी को रखते हुए फिर 1 लाख की स्कीम को मुतारुफ करवाया गया। अब कहा जा रहा है कि ये स्कीम एमएलए और कलेक्टर से जोड़ी गई है। अब जो लोग फॉर्म दाखिल कर चुके हैं, कितनी परेशानी से दाखिल कर चुके हैं, ये अलग बात है। तो जो दाखिल हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी हैं। अब उसी में लोगों को जो है सुना 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। ऐसे हालात में फिर बीच में रुकने असम्बली आ गए, फिर उसके बाद कलेक्टर आ गए, दोनों आ गए। तो अगर आप महसूस कीजिए कि मैं हूँ मुस्तहक़ शख्स जो एमएलए के पास जा रहा हूँ, तो ये क्या नई दरख्वास्त होगी या फिर पुराना आदमी ही जाए? क्या है ये? और फिर अब जैसा इस स्कीम को बताया जा रहा है कि अगर मैं तलबगार हूँ 1 लाख का, तो मुझे जाना पड़ेगा मेरे एरिए के एमएलए के पास। वहाँ जाने के बाद वो एक लेटर देगा, उसे मुझे लेकर फिर कॉर्पोरेशन को जाना पड़ेगा, हज हाउस जाना पड़ेगा, वहाँ उसे सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ से वो लोग फिर कलेक्टर को भेजेंगे। फिर क्या मुझे कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा या कलेक्टर उसे मंजूरी दे देगा? ये तमाम चीज़ें सेग़े राज में रखी गई हैं और खुलकर इसे बयान नहीं किया जा रहा है। तो इस बारे में आप अवाम को बताइए कि उन्हें क्या करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मैंने हमेशा देखा है कि पैगाम टीवी और वाजिद साहब ख़ुद हमेशा इस फिक्र में लगे रहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर की स्कीमात आती हैं, किस तरीके से आवाम तक उनको पहुँचाया जाए, किस तरीके से आवाम को उसका फ़ायदा हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आपके स्टूडियो आता हूँ और जब भी बात करता हूँ, तो इस बात का एहसास होता है कि कोई तो है जो आवाम की जो है खिदमत के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल खालिद साहब, हमें आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो असल सबसे अहम चीज़ तो ये है वाजिद साहब, जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2,16,693 एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी थी बखौल डिपार्टमेंट के। जी, कांति वेस्ली मैडम भी हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, मिस्टर इम्तियाज़ी साहब हैं जो चेयरमैन हैं जी, वो भी जिम्मेदार हैं वहाँ के। अब आप जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जो ये एप्लीकेशन नई होंगी या पुरानी होंगी जी, तो इससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नई एप्लीकेशन अब कोई नहीं ली जाएंगी। जो एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले दाखिल की जा चुकी हैं, उन्हीं एप्लीकेशन के बेसिस पे इनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही है। मगर वाजिद साहब, आपको सुनकर हैरानगी होगी, जब वो एप्लीकेशन जब जिस वक्त लिए थे 1 लाख और 2 लाख की स्कीम के तहत लिए गए थे जी। 2,16,000 उनके पास उसूल हुए थे, जिसमें से खुरान अंदाजी के ज़रिए 5,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था जी। मगर हैरत की बात यह है कि 10,000 लोगों को उन्होंने दिया। तो अब ये सवाल और बेचैनी आवाम में यह है कि वो 10,000 5,000 जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, वो खुरान अंदाजी, बाकी के जो 5,000 लोगों को, जो 10,000 लोगों को जो 1 लाख की जो सब्सिडी स्कीम के तहत रकम अदा की गई है, वो किस तरीके से गई है, महकमे के जाने से उसका क्लैरिफिकेशन किया ही नहीं गया। जी, बिल्कुल सही बात है खालिद साहब आपकी
तो फिर ये क्या है, मजाक है? नहीं, अब आप देखिए, मैं उसी जाने पा रहा हूँ भैया, 5,000 सेलेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं खुरानंदाजी से, जिस तरीके से कर चुके थे। फिर सडनली जो है उस स्कीम को जो है रोक के 1 लाख की स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया गया, 1,10,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया। 5,000 तो सेलेक्टेड थे, बाकी के 5,000 क्या इन्होंने सीनियरिटी बेस पे लिया या फिर किस अंदाज में लिया, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते ये, क्योंकि जो एप्लीकेशन महकमे की जानिब से वसूल की गई थी, अब उन्हीं में से 5,000 लोगों को ऐड करते हुए 10,000 लोगों को दिया गया। मगर हैरत की बात यह है वाजी साहब, 10,000 जो की जो बात हो रही है, उसमें से 1,686 लोगों को तो ऑलरेडी 1 लाख और 2 लाख के हिसाब से उनको दे दिया गया था जी, 20% और 30% के बेसिस। अब जब इसमें ये मैदान में, कौन सा फतेह मैदान में जो दिया गया, यहाँ पर सुनगुन मिली थी कि ये कमीशन बेसिस पे दिया जा रहा है, ये भी आप जानते हैं। नहीं, वो तो अब ऐसा इस वास्ते हम कमीशन उसमें बात नहीं कर सकते कि 3,600 लोगों को ही दिया गया है जी, तो सिर्फ 3,600 लोगों, इसी में 3,600 अगर 1 लाख से मिलाए तो कितने होते हैं कादिर साहब? नहीं, वो तो बहुत कम बजट है, टोटल बजट के हिसाब से। आप देखिए, 1 लाख अगर 100 आदमी को आप दे रहे हैं तो 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ हो गए, ठीक है। ये 3.5 करोड़ का घपला था। आप देखिए, 350 को अगर आप दे रहे हैं तो 3.5 करोड़ का घपला है। 3,600 तो करीब 4 करोड़ का ये घपला है। कैसा घपला है मैं आपको बता रहा हूँ। हमें जो सुनगुन मिली थी वो सही साबित हुई। इसका बयानिया और इसकी जो खबर है पेपर में भी आ चुकी है कि कमीशन बेसिस पे ये 1 लाख की स्कीम दी जा रही है। यहाँ पर जो दरमियानी दलाल बैठे हुए हैं वो लोगों से 1 लाख दिलाने का वादा करके 50 मैं 50 तू का दौर चल रहा था। अब मेरा सवाल यह है खत्री साहब, अब जो स्कीम है ये स्कीम जबकि बहुत ही कर ऑफर से बयान की गई थी कि हम 1 लाख गरीब मुसलमान को देंगे, तो आप देखिए उनको अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए अब बीच में क्या आ गए, रुकने असेंबली आ गए, फिर कलेक्टर आ गए। तो ये क्या है खालिद साहब, ये कैसा खेल है? नहीं, वही आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। वो 3,600 का जो मामला था जी, उसका जो आपने जो कहा कि इसमें जो है ब्रोकरों की जो है चांदी हुई है, यकीनन चांदी इस वास्ते हुई है, हमको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, और ख़ुद जो जिम्मेदारान हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि अहमद नदीम साहब की इमाम पर वहाँ पर 4 ब्रोकरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जो 50,000, 10,000, 20,000 का जो कर रहे थे। तो अब इस बात का अंदाज़ा होता है कि इसमें यकीनन धंधालियाँ हुई होंगी, क्योंकि और धंधालियाँ हुई होंगी का मतलब यह है कि जब वो शख्स जिसका ब्रोकर ये कह रहा है कि मैं आपको दिला रहा हूँ, तो यकीनन कितने लोगों को यहाँ से दिया जा रहा था वो खबर इन ब्रोकरों तक तो पहुँची होंगी ना, पहुँचने के बाद ही ये हुआ है। बिल्कुल सही। तो हम मिस्टर उमर जलील ने जो काम किया है, जो लास्ट टाइम जो जिस तरीके से इक़दाम किया है, काबिल सताइश है। अब भी हम मिस्टर उमर जलील जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी अब यह जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इज़ानी तवज्जो देते हुए अब जो कम से कम मैं समझता हूँ कि परसों हमारी मुलाकात कांति वेस्ली 14,000 करीब 14,000 लोगों को दिया जा रहा है। तो अब अहम सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने सवाल किया कि अभी 14,000, इससे पहले जो है हर जो उसमें जो है फेस में 10,000 रुपये देने का बात कही गई थी, अब 14,000। अब ये 14,000 में कितने लोग मुस्तहिक हैं, कितने लोग मुस्तहिक नहीं हैं, किस तरीके से उनको सेलेक्ट किया गया है, किस तरीके से उनको अब जो है लोन दिया जा रहा है, इसका जवाब तो मिस्टर इम्तियाज़ इसाक, मिस्टर कांति वेस्ली और उमर जलील को देना चाहिए कि किस तरीके से वे 14,000 लोगों को इमदाद तकसीम की जाएगी। अब सबसे अहम बात यह है इसमें वाजिद साहब, इसकी पहली जिम्मेदारी यह है कि एप्लीकेंट जो है पहले MLA के पास जाए। जी, अब मुझे हैरत इस बात की है कि MLA जो हैं उनके पास ऐसे बहुत सिर तोड़ फोड़ देने वाले उनके पास मसाइल से वो लोग जूझ रहे हैं। आवाम की तकालीफ, कहीं ड्रेनेज का मामला, कहीं नल का मामला, कहीं रोड का मामला, कहीं कचरे का मामला, उनके पास पहले ही अम्बो जो है मसाइल उनके सामने रखे हुए हैं। फिर ऐसे वक्त में जो है 120-130 लोगों की जो है सिलेक्शन करके इमदाद पहुंचाना का जो मकसद है वो मुझे समझ में नहीं आया। रुकने असेंबली को फुर्सत होती कहाँ है? होती साहब। और
ये मुझे लगता है खालिद साहब, ये भी एक खेल है, तमाशा है। जिस तरह पिछले दिनों खेल तमाशा हुआ, वैसा एक शोबेदेबाजी है कि अब आपने देखा होगा एमएलए के अतराफ कई लोग होते हैं, बिल्कुल। कई लोग होते हैं, 10, 15, 20, 25 मुस्तंडे जो होते हैं, वो लोग एमएलए के अतराफ खड़े रहते हैं। अब क्या आदमी सीधा एमएलए तक तो रसाई हासिल करना मुश्किल है, तो फिर आदमी दरमियानी शख्स को देखेगा भाई मेरा कराइए फॉलो, देखेगा ना, बिल्कुल, तो फिर बात वहीं आकर रुक रही है। तो यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एमएलए को जो भी जिम्मेदारी दी गई, कोई भी एमएलए नहीं, हमारे किसी एमएलए से हमारे पास ना हमको एमएलए पे क्रिटिसाइज करना है, इस बात से क्रिटिसाइज नहीं करना है कि पहले उनके पास हज़ारों काम ऐसे होते हैं कि जो उसको हल करने में उनका वक्त गुजर जाता है। रुकने असेंबली 5 साल के दौरान सिर्फ एक बार मोहल्ले में या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, तो ऐसे हालात में वो किसे गरीब समझेगा, किसे अमीर समझेगा, किसे मुतवस्सित समझेगा, किसे जो है सुना वो बिलो पॉवर्टी लाइन समझेगा, खतरे गुर्बत के नीचे समझेगा। ज़रूरतमंद कौन है वो समझना बड़ा मुश्किल है। फिर इंसाफ कैसे होगा? नहीं वही अब इसके लिए देखिए, अब आप एमएलए साहब की तमाम एमएलए की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, क्योंकि एक एमएलए को देना नामुनासिब, इस वास्ते नामुनासिब है कि लाखों के लोग जो है 120, 125 के लिए जब एमएलए किस तरीके से सेलेक्ट करेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें वाकई जो है ज़रूरतमंद है या नहीं है या क्या है, अब अपने आप को जो है ज़रूरतमंद साबित करके अगर सामने आके पेश कर रहे हैं, तो अब इसका जो है क्लियर पिक्चर तो सिवाय एमएलए साहब के, कलेक्टर के और मिस्टर इम्तियाज़ इसाक हों या कांति वेस्ली हों, अब उनको ये बात सोचना है कि जब वाकई हुकूमत की जानिब से गरीबों की मदद करने के लिए चंद्रशेखर राव साहब ने जो स्कीम शुरू की है, वो सिर्फ मुस्तहिक़ लोगों के लिए थी, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए थी। मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई ज़रूरतमंद, अब आपको देखिए, अंदाज़ा लगाइए, बाज़ इतने गरीब भी हैं जो एक खाने के लिए तरस रहे हैं, क्या एमएलए तक उनकी पहुँच हो सकती है? मैं नहीं समझता कि उनकी पहुँच नामुमकिन है। इस वास्ते नामुमकिन है, लाखों लोगों में से 120, 130, 140 लोगों को सेलेक्ट करना, ये एमएलए के लिए भी बड़ा मुश्किल जो है मरहला है। और यहाँ से होने के बाद भी, अब यहाँ से होने के बाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को एप्लीकेशन जाएगी, वहाँ से जो फिर वो जो है कलेक्टर के पास जाएगी, या हो सकता है डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाने के बाद कलेक्टर जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी जाएगा। मगर कलेक्टर को भी जो है, कलेक्टर तो बादशाह है, डिस्ट्रिक्ट का बादशाह है, उसके पोर्टफोलियो में तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल कलेक्टर्स उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। हर तरफ धांधलियाँ उरूज पर हैं। तो ऐसे में खालिद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जो लोग दरख्वास्त दे चुके हैं, जैसे कि 2,16,000 लोग दरख्वास्त दे चुके हैं, तो यही लोग फिर से एमएलए के पास जाएं। एक बार तो पहले ही दे चुके हैं दरख्वास्त, फिर ये लोग एमएलए के पास जाएं, फिर वहाँ से कमीशन जाएं, क्या है? यहाँ पर यही आप सबसे अहम बात आपको ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब ये अब सेकंड फेज की जो बात है, अब ये किस तरीके से सेलेक्ट करें, इसका जवाब तो इन्हीं के पास है ना। जब अब ये 14,000 लोगों को जो देंगे, उसी में से निकाल के देंगे, तो अब कौन सी आवाम एमएलए के पास जाएंगे, किसको सेलेक्ट करें? वो सवाल पूछ रहा हूं। अब ये तो जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि अब ये 14,000 लोगों को अब जो सेकंड फेज में देना चाह रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उन तक कैसा बात पहुंची होगी, वो लोग कैसा एमएलए के पास जाएंगे, इसकी क्लियर पिक्चर तो महकमे को जानिब से देना है ना वाजिद साहब। अब इतना बड़ा ये ब्लंडर है, 14,000, अब आप 14,000 लोग देंगे, तो क्या ये लोग तमाम 14,000 लोग जिसको दे रहे हैं, क्या उनको फ़ोन पे इत्तला देंगे? क्या उनको ये देंगे कि आप जाइए एमएलए के पास जाके दे दीजिए, या फिर एमएलए साहब को ये देंगे कि ये 14,000 लोगों में से इतने लोग आपको हम अलॉट कर रहे हैं, उनका जो है सिलेक्शन करके आप जो है कलेक्टर के पास भी जाइए? ये तमाम चीज़ें तमाशा है, ये कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, अब 14,000 लोगों को दे रहे, तो क्या अब तो एक पल का स्टेडियम बुक कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा, क्यों पड़ा? नहीं, 14,000 लोग जो दे रहे हैं, 34 नहीं 5,000 के लिए एलबी स्टेडियम नहीं 5,000 के भी नहीं था, 3,600 के लिए था। ये पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट का है, 14,000 जो हैदराबाद सिटी का नहीं है ये। तो अब हैदराबाद सिटी के लिए मैं समझता हूँ 14,000 बोले तो 5,000 आता होगा, 5,000 आता होंगे कुछ ऐसा। मगर ये 5,000 भी अगर आएंगे तो फिर ये
किसको दे रहे हैं, कब ये लोग इत्तला देंगे, कब लोगों को मालूम होगा, कब एमएलए के पास जाएंगे, ये तो कुछ क्लियर पिक्चर आई ही नहीं है। तो हम अरबाब मजाज जितने भी हैं हम ये कहना चाहेंगे, फिर एक मरतबा वाजिद साहब ये कहना चाहूँगा, हम कांति वेस्ली भी हो या फिर मिस्टर इम्तियाज़ साहब से मैं मुलाकात करूँगा कल इंशाल्लाह जाके, कल तो खैर कल या परसों जाकर मुलाकात करूँगा, उनसे ये क्लियर पिक्चर हमको लेना ज़रूरी है कि अब ये 14,000 लोगों को जो अब सेकंड फेज में दिया जा रहा है, क्या इनको इत्तला दे दी गई पहले, क्या ये मुस्तहक है, और किसकी जानिब से दी जा रही है, किसकी जानिब से, एमएलए की जानिब से दी जा रही है या महकमे की जानिब से दी जा रही है या कलेक्टर की जानिब से दी जा रही है? नहीं, ये तो कलेक्टर साहब से एमएलए टू कलेक्टर, कलेक्टर टू फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पहले ही खाली साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले ही दरख्वास्तें जा चुकी हैं साहब, तो फिर वो लोग ही एमएलए के पास जाएं या फिर कौन जाए? नहीं, वो लोग भी कैसा, देखिए अब 10,000 लोगों में 2,16,693 में से लोग चले गए, ठीक है जी। अब ये जो 14,000 है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि वहाँ साजबाज थी। चलिए ठीक है, अब ये 14,000 लोग जो हैं, कौन से लोग हैं? अब ये मैं वही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, अब मैं कैसा जवाब दे सकता हूँ? इसका जवाब तो जो है मिस्टर इम्तियाज़ साहब देना या कांति वेस्ली देना या महकमे के जो डायरेक्टर है नए जो अब आए हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि 14,000 लोग किस तरीके से आप सेलेक्ट किए, आप किसको देना है, ये जवाबदेही की जिम्मेदारी उनकी है। और फौरी तौर पे हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो फौरी तौर पर इस बात का जो है तहिया कर लेना उनको ज़रूरी है डिपार्टमेंट को कि ये 14,000 लोग कौन हैं, किन किन को दिया जा रहा है, अखबारात के ज़रिए इस बात की इत्तला देना है, और कौन कौन सेलेक्टेड कैंडिडेट है, किस तरीके से उनकी इत्तला दी जा रही है, वो लोग कहाँ आए और कहाँ जो है अपने चक लें, उनके नामों की इजराई अमल में लाई जाए। सबसे आप देखिए, अब सेकंड वोट पर चिस्पा किया जाए कि इन अफराद को हम ये लोन दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। वहाँ अगर आप उनके नामों का इफ्शा करते हैं तो ये पता चलेगा कि कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं। और एक चीज़, फ़ोन नंबर के साथ जी होना तो ये चाहिए कि मैं आरटीआई में एप्लीकेशन भी डाल चुका हूँ जी कि आप कितने लोगों को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका आपका क्राइटेरिया क्या है। अब क्या जवाब आता नहीं आता वो बात की बात है, मगर सबसे अहम बात यह है कि अब 14,000 में से जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के कितने बेनिफिशरीज हैं, कम से कम उनकी लिस्ट फौरी तौर पे हज हाउस पे जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास एक जो है डेस्क अलग बनाते हुए वहाँ पर एक शख्स को बिठाते हुए कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है और एक लिस्ट महकमा के जानिब से चश्मा कर दी जाए और अखबारात के ज़रिए इत्तला दी जाए कि ये लोगों का है, जिन जिन के नाम इस लिस्ट में हैं वही लोग एलिजिबल हैं, वही लोग एमएलए के पास जाएँ। वरना हो ये रहा है वाजिद साहब, कल परसों 2 दिन में जब हज हाउस को गया तो सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और जो है ज़रूरतमंद हज़रात आ रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसी के साथ गुड मूड हुआ फिर से एप्लीकेशन नहीं, वो जो एप्लीकेशन एमएलए की जो रिकमेंडेशन की जो एप्लीकेशन है वो वहाँ ला के दाखिल तो एमएलए साहब सबको लेटर दे रहे हैं? सबको नहीं दे रहे हैं, जो उनके पास जितनी लिस्ट है उन्हीं को दे रहे हैं लिस्ट। अच्छा। और उसमें गुड मूड ये भी हो गया है कि उसमें डबल बेडरूम के मकान की भी लोग फिर रहे हैं, 1 लाख की स्कीम के लोग फिर रहे हैं। जैसा कि आपने डबल बेडरूम का बताया, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने ये भर दिया है मी सेवा से पैसे, तो हमें किस तरह मिलेगा? ये खुराअंदाजी से मिलेगा या फिर हमारे इलाके में कहीं पर दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए तो ख़ास तौर से ये बात है कि उसके लिए जो है बाज़ाब्ता जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन आने के बाद उनको बुला के उनको दे रहे हैं। मगर उसमें तमाशा ये है कि परसों 15 दिन पहले जो मकानात अलाट किए गए, अब सुन के हैरानगी होंगी कि अभी वहाँ पर ना खिड़कियाँ लगी हैं, ना मीटर लगे हैं, ना लिफ्ट लगी है। मकान तो अलाट कर दिए, जब ये लोग वहाँ जाके मकान में शिफ्ट होने का देखो तो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, ये खुली बात है जी, कह रहे हैं कि आपको हमको 15-20 दिन का टाइम दीजिए, मीटर लग जाएंगे, आपके जो है दरवाजे खिड़कियाँ लग जाएंगी, आपको लिफ्ट शुरू हो जाएगी, आप एक 15 से 20 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ भी दुकान खोलने की तैयारी। अब आप देखिए, जब आप मकाना तैयार नहीं थे, जब मीटर नहीं लगा था, जब आपकी लिफ्ट की सहूलत नहीं थी, तो फिर आप ये मकाना तकसीम करने की ऐसी जल्दबाजी क्या थी? कुछ समझ में नहीं आई बात है। मुझसे 2-4 लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम जाके देखे, अभी तक ना मीटर लगा है, ना लिफ्ट का सवाल है, ना खिड़कियाँ सही तरह से लगे हुए हैं, ना जो है बाथरूम में किसी किस्म की सहूलत है। तो फिर जल्दबाजी नहीं थी,
अब जब मकाना जब कंप्लीट होते थे उसी के बाद अगर आप जो बेनिफिशियरीज उनको देते तो मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत की भी जो है नेकनामी होती थी। अब सारे लोग परेशानी है कि मकानात का तो सब तो दे दिए मगर मकानाती तो जो है मुकम्मल नहीं हो गया, दरवाजे नहीं तो कहीं खिड़की नहीं, कहीं मीटर नहीं, रास्ता ही रास्ता है, फिर मीटर नहीं लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देना चाहिए, खुसूसी तौर पर जितने कलेक्टर्स हैं बरकत जिनके तरीके से भी जो मकानात का अलॉटमेंट हुआ है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसको मकानात अलाट हुए हैं, हम जैसे समाजी जहदकार और पैगाम टीवी जैसे लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आइए और आपके जो तकलीफ़ात हमारे सामने बयान कीजिए। यकीनन हम आपकी ये बात जो है हुकूमत तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। खाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आवाम की सहूलत के लिए आपने बताया कि किस तरह माइनॉरिटी कॉरपोरेशन 1 लाख की जो स्कीम है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो और आपने बताया कि किस तरह डबल बेडरूम मकानात लोगों को दिए जा रहे हैं। तो इसका लबेलुआब यही है कि दोस्तों, खादी साहब का कहना है कि एक तरफ अवाम को हुकूमत इमदाद देने के इरादे से कोई ना कोई स्कीम शुरू करती है तो उसमें बदउनवानियों का उजागर होना एक आम सी बात बन गई है। और इन दिनों जो भी हो रहा है वो कमीशन बेसिस पे जिस तरह चलाया जा रहा है 1 लाख की स्कीम को, ये भी उन्होंने दरपर्दा जो भी हकीकतें थी हमें बताया और ये उन्होंने बताया कि अवाम इस तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि अवामी स्कीमात से भरपूर आप फ़ायदा उठा सकें। मैं अरबाब मजाज और अक़लियती कमीशन से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों ने जो स्कीम शुरू की है 1 लाख रुपए की, पहले 2 लाख 1 लाख की जो आपने शुरू की, खैर उसको तो फ्लॉप कर दिया गया, लेकिन फिर कहा गया कि वही दरख्वास्तें कबूल होंगी जो पहले लोग दे चुके हैं। अब उसके बाद फिर फतेह मैदान में बुलाकर लोगों को 1 लाख रुपए की स्कीम के तौर पर 1-1 लाख रुपए अदा किए गए, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, ख़र्चा ज़्यादा हुआ। लेकिन अब जो नया निज़ाम बनाया गया है वो MLA से होते हुए फिर इदारा जाएगा, इदारे से होते हुए कलेक्टर तक जाएगा आपका फॉर्म। तो इसमें कई किस्म की दुश्वारियाँ लाहक हैं। ऐसा करना बहुत ही गरीबों के साथ मजाक के बराबर है। ताहम इसे ऐसी गलतियों को दूर करते हुए कोई जामे प्लान बनाया जाए ताकि गरीब अवाम को आसानी से ये स्कीम दस्तयाब हो सके। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।